नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। मुंबई में और महाराष्ट्र में जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आ गए हैं और उसके सबसे जो शानदार सफलता जो है कई जगहों पर एआईएमआईएम ने अचीव की है और उस पर बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आप लगातार काफी व्यस्त रहे। शानदार सफलता के लिए आपको बधाई हो। आपने नारंगी के साथ साथ हरा फहरा दिया वहां पे। नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आवाम का बेहद शुक्रिया और इम्तियाज जलील साहब की लीडरशिप में जो सब लोग काम किए, मुफ्ती इस्माइल साहब, यूसुफ पुंजानी साहब और हमारे पूरे ऑब्जर्वर्स डिफरेंट मुख्तलिफ रीजन्स के, उन सब की मेहनत और जस्तजू रही और कामयाबी हमको मिली। तो बिहार के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा दूसरा स्टेट है जहां पर कि आपको कामयाबी मिली है। तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में ही आप केंद्रित करेंगे या फिर एक एमआईएम का व्यापक स्वरूप भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो बाबा ये जो इलेक्शन में कामयाबी मिली, ये लोग बता नहीं रहे। आपको सिर्फ दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बीएमसी के चुनाव में एक विधानसभा का नाम है शिवाजी मार्को, जिसको गोवंडी के नाम से बड़ा मशहूर है। उसमें 8 वार्ड है, 8 में 6 हम जीते। एक हमारे नॉन मुस्लिम दलित भाई है। फिर औरंगाबाद में एक ऐसे प्रभाग से एमआईएम के नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जीता है जिसको लोग बोलते थे कब सवाल ही पता नहीं होता, वो तो शिवसेना का गढ़ है। वहां पर हम लोग जीत गए। नारेगांव एक प्रभाग है जिसमें से हमारे एक नॉन मुस्लिम दलित भाई बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत कर आए। तो इसको ये बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमान गलत है। हर कम्युनिटी का वोट मिलता है तभी तो आप जीतते हैं ना। हाँ, ये बात सही है कि हम चाहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप बने और उससे हम समझते कि वो चाबी है जो तमाम तालों को खोलती है इंसाफ के लिए, विकास के लिए, सम्मान के लिए। तो ये हम काम कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है जो मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन है, जो हमारे गांव में भी दिखता है, उनके टोले भी आसपास ही होते हैं, वो आपके लिए काम कर रहा है और उसमें आप बाकी वोट जोड़ना चाहते हैं? अभी हमको बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है और हमने एक कोशिश भी की बिहार चुनाव में आजाद समाज पार्टी के हमारे भाई चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के साथ मिलकर हमने कोशिश की। तो इस तरह की कोशिश को अब देश के कोने कोने में हमको लेकर जाने की बहुत बड़ी जरूरत है और इसी से ही हम लोकशाही को, जमहूरियत को और पिछड़े और कमजोर समाज को हम लोग इंसाफ दिला पाएंगे। क्या यही रणनीति आपके लिए काम कर रही है? क्या आने वाले दिनों में हम एआईएमआईएम से अधिक हिंदू फेसेज को भी चुनाव लड़ते देखेंगे? नहीं, अभी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं और भी देखेंगे। आप बिल्कुल देखेंगे। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आपकी वजह से जो एक ध्रुवीकरण हुआ उससे भाजपा को भी फायदा हुआ, इसलिए नारंगी भी चमका और हरा भी चमका। अब बाबा, देश की लैला तो हम हैं, कोई हमसे खुश नहीं है। जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स, चाहे वो महिला हो या मर्द लोग हो, उनको लगता है कि बस इल्जाम लगा दो। अब आप बताइए बाबा, अकोला में हमारे 3 कॉर्पोरेटर्स जीतते, 62,000 के करीब हमको वोट मिलता है। अब तकलीफ हो रही है आपको। नांदेड़ में हमारे 14 कॉर्पोरेटर जीते हैं। धुलिया में हमारा जो इलेक्शन लड़े थे वो अजीत पवार साथ चले गए, वो नाकाम हुए। हमारे बड़ी तादाद में हमारे कॉर्पोरेटर्स जीते धुलिया विधानसभा से। औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील को इतना बदनाम और रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर वहां की जनता ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 33 हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए हैं। तो अब इल्जाम लगाने वाले, अब मैं क्या करूं? अब 8 अगर हम मुंबई में जीतते हैं, शरद पवार और अजीत पवार नहीं जीतते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो जनता फैसला कर रही है। लेकिन ये आरोप तो आप पर लगेगा और लगता रहा है, पहले भी लगा है। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आरोप लगाने वाले गुरूर और तकब्बुर और अहंकार का शिकार हैं। वो ये समझते कि जब वो राजनीति में है तो उनको खुदा ने ही ये राइट दिया है कि वो
हुक्मरान बनेंगे, अब वो वही वही राजनीति करेंगे और दूसरे गुलामी करेंगे, दरी बिछाएंगे। वो जमाना खत्म हो चुका है। तुम अपने घर में बैठ के भी उस तरह की राजनीति नहीं कर पाओगे। तो बाहर तो छोड़ दो, जनता बाशऊर हो चुकी है और जनता ये देख रही है कि भाई हमको अपनी लीडरशिप चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा मुकद्दर ये कि तुम दरी बिछाओ, तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो आपने दरी बिछाने वाली बात कही, ये फ्रेज जो है ये बहुत चलता है पॉलिटिकल सर्किल में। तो मैं सीधा सीधा पूछता हूं, क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया, इसके वजह से मुसलमान एमआईएम को वोट कर रहा है? बाबा देखिए, मेरी पार्टी की कमजोरी या गलतियों को मैं आपके सामने रख सकता हूं। दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी वो उनके ऊपर है, वो उनको देखना चाहिए। मुझे उसकी कोई फिक्र भी नहीं है, ना मुझे उसकी, मेरा तो कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, मैं प्रिवी नहीं हूं। वो उनका मामला है। मेरे घर की जो बात है, मैं अपने घर की बात कर सकता हूं, उनका मैं क्या बोलूं। एक सवाल यहां पे उठता है कि क्या आप कांग्रेस, एनसीपी या उद्धव सेना से दूरी बनाए रखेंगे, या स्थानीय स्तर पर आप समझौता करने के लिए उनसे ओपन है? अरे मेरी परछाई से उनको डर लगता है तो मैं क्या करूं। मेरी परछाई से उनको नफरत है। कहीं पर अगर कोई नाम ले लिए तो गाली के सिवा नाम ही नहीं लेते हमको। इस चुनाव में क्या क्या नहीं अनाप शनाप उन्होंने कहा मेरे बारे में, तो मैं क्या कर सकता हूं। बिहार में बाबा आप जानते, आप तो उसी प्रदेश से आते हैं। ईमानदारी से आप खुद ने खुद देखा इस बात को। आपने मुझसे सवाल किया था सीमांचल में, मैंने कहा हमने लेटर लिख कर दिया। हम तो चाह रहे थे, आप नहीं आना चाह रहे। हमको आपने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। हमको आपने कहां कहां से जोकरों को बुलाया, अपने देश के कोने कोने से उन्होंने हम पे क्या क्या जो मन में आता था, जबान पे आता, बोलते थे हमारे बारे में। मगर सीमांचल की जनता ने उनको जवाब दिया। महाराष्ट्र में आप आए, फिर महाराष्ट्र की जनता ने आपको जवाब दे दिया। तो मैं क्या कर सकता हूं बाबा इस बारे में। नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी इंशाल्लाह, जीतते रहेंगे। अगर जनता नहीं चाहे तो हारेंगे भी। मगर अगर कोई बोलेगा कि नहीं तुम लड़ना ही नहीं चुनाव, तो वो तो कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला। नहीं, ओवैसी साहब, मैं चुनाव के बाद की स्थिति की बात करूं। यदि कहीं मेयर बनाने में यदि किसी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव सेना को आपकी जरूरत होगी, तो क्या आप जाएंगे उनके साथ या नहीं जाएंगे? बाबा देखिए, जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आप आकर मुझसे बोलेंगे कि आप दरी बिछाओ और आप लेट जाओ, आप सो जाओ, नहीं होगा। अगर इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तो इम्तियाज जलील बात करेगा। अगर आप इज्जत नहीं देंगे और हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे तो हमको बराबर हम बात नहीं करेंगे आपसे। तो इसका मतलब कि जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, यदि कांग्रेस के नेता हैं या उद्धव सेना के नेता हैं, वो इस बात को नोट करने, इज्जत से यदि एमआईएम को आप बुलाते हैं तो वो आपके साथ जा सकते हैं, यदि कहीं मेयर बनाने की बात हो। इज्जत नहीं बाबा, इज्जत के साथ और हिस्सेदारी की बात होगी। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगा ये। चलिए, अच्छी बात है, हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि एमआईएम शासित जो नगर निकायों के लिए कोई ठोस मॉडल है आपके पास? मुस्लिम प्रतिनिधित्व और उनके विकास के लिए कैसे, क्या मॉडल है आपके पास? नहीं बाबा, सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूं कि जो यदि एमआईएम शासित जो नगर निगम होगा या फिर कोई स्थानीय निकाय होगा, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या आपने कोई मॉडल बना रखा है? क्या वहां पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? किस मॉडल के साथ जाएंगे यदि आपको मौका मिलता है? कई जगह आप है इस ऐसी स्थिति में। एक किस्म का मॉडल तो हर जगह नहीं चल पाएगा। हर एरिया, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चैलेंजेस अलग होते हैं। हमारे कॉरपोरेटर्स को ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे, उनको समझा भी रहे हैं कि आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हुई है, जनता की तरफ से आपको बहुत इज्जत दी गई है। अब आप उनके दरमियान में रहिए, उसको अपना ओढ़ना बिछौना बनाइए, फुल टाइम काम करिए और वहां के जो वार्ड के जो इश्यूज हैं सिविक कम्युनिटीज के हो, उसको हल करने की पूरी कोशिश करिए और जनता के दरमियान में रहिए। मैं बिहार में कहावत मशहूर है बाबा कि जलसा, जनाजा और जनता,
आप ये इसमें रहिए तो आपको काम आसान हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, हर बर्थडे में जाइए और हर मरनी में जाइए। जो नेता ये दो हाँ। चीज सीख लेता है वो बहुत सफल होता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि देखिए, आप जो आपकी राजनीति है, एक तो मुस्लिम पहचान की राजनीति आप करते हैं, उसमें आप लगातार सफल हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ आर्थिक और जो शैक्षणिक है, एजुकेशन का एजेंडा भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। जाहिर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस म्युनिसिपैलिटी के कई स्कूल्स हैं, हमने निशानदेही की उन स्कूलों की कि उनके बिल्डिंग्स बड़े खराब हैं, वहां पर शिक्षा का इंतजाम बड़ा कमजोर है, टीचर्स नहीं है। उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत अस्पतालें हैं, क्लिनिक्स हैं, उसको सही करना है। हर जगह पर हमने एक लिस्ट बनाई है। फिर वहां पर जैसा मैंने कहा कि कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीने का पानी 6 दिन 7 दिन में एक मरतबा आता है। कई कहे की ट्रिपल इंजन की सरकार है, मुझे नहीं मालूम। तो ये हर चीज हम लोग बना के रखे, जहां पर नहीं बना वहां बना भी रहे हैं। मगर जो चीज सब पर आया है बाबा, अगर आप उस वार्ड के मेंबर हैं, प्रभाग के, तो आपको दिख रहा है ना कि गंदगी सामने है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं मगर टीचर नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो देखकर करेंगे, सब करेंगे। इसका मतलब आपके जो कॉरपोरेटर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लाद रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा वर्ग भी है, स्टार्टअप का समय है, तो ये सब चीजें भी आपको दिमाग में रखनी होगी साफ सफाई के अलावा। नहीं नहीं, ये जो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को जो करना है, जो उनके तहत जिम्मेदारी है, वो उनको सब करना पड़ेगा। और हम लोग बराबर 2-3 महीने में एक मरतबा जाकर रिव्यू लेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे। और बल्कि तो मैंने उनको बताया है कि देखो, तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है जीतने के बाद, और तुम पूरा टाइम, फुल टाइम तुमको काम करना पड़ेगा, और हम लोग तुमको आराम से बैठने नहीं देंगे। ओवैसी साहब, वो क्या चीज था जो कि आपके लिए इस चुनाव में क्लिक किया है? नहीं, कोई एक चीज तो नहीं है ना, कई चीजें मिलकर उसको माहौल बनता है, आप वोट पड़ता है। तो एक चीज तो मैं नहीं बता सकता, कई चीजें हैं। देखिए, इलेक्शन के जमाने में जाकर आप कैंपेन करेंगे तो फिर आप चुनाव नहीं जीत सकते। एक कंटिन्यूअसली वहां पर काम हो रहा था, हर रीजन वाइज, जोन वाइज हमारे ऑब्जर्वर्स को हमने बनाया था। उनका काम था कि वहां पर जाए और पार्टी का प्रचार करे। और फिर दूसरी बात क्या थी बाबा, 1.5 महीना पहले तो दूसरा चुनाव हुआ था ना म्युनिसिपैलिटी का, उसमें हमारे करीब मेरे ख्याल से 80 से 85 हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए थे। तो ये कंटिन्यूअसली एक काम चल रहा था। और फिर आप आ जाए इलेक्शन कैंपेन में। इलेक्शन कैंपेन तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता, दिन रात एक करना पड़ता। तो सब तेलंगाना के अकबरुद्दीन ओवैसी लीडर हैं, वो एमएलए, 5 एमएलए, बिहार के हमारे एमएलए आ गए, दिल्ली के लोग आ गए, हैदराबाद से एमएलसीज, और कई कई लोग तेलंगाना से जो करीब है महाराष्ट्र के, वहां पर गए। और एक कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर हम सब ने मेहनत की, और हमको जनता का इत्मीनान मिला अल्लाह के करम से, और ये कामयाबी हमको नसीब हुई। समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन रहा है आपका, फिर तो उत्तर प्रदेश पे भी निगाहें होंगी, और समाजवादी पार्टी कहेगी कि आपने मुस्लिम वोट फिर से बांटा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में हैं। एक शिवाजी बानकोट में जो उनका विधायक है, बड़े सीनियर लीडर हैं वो, उनके विधानसभा में 8 सीट हैं, वार्ड्स हैं। 8 में 6 हम जीते, जिसमें एक मैंने कहा कि मैं दलित भाई है। अब दूसरी बात जो आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि उन्हीं का एक विधायक है जो अबू आसिम साहब से उनको नाराजगी है, और उनकी नाराजगी मैं समझता हूं किसी हद तक हक बजानिब भी है, तो उसका भी उनको नुकसान हुआ। तो जाहिर है अब यूपी में हम जा रहे हैं अभी, इस साल फरवरी मार्च में वहां पर लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे। वहां पर शौकत साहब और शादाब और मेहताब जितनी हमारे जिम्मेदार हैं, उन सबके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वहां पर भी जाकर हम कैंपेन करेंगे। और जाहिर है 27 में तो विधानसभा का चुनाव है, हमारी कोशिश होगी कि हमारे विधायक वहां पर अच्छी तादाद में जीते वहां। चलिए, वो तो यूपी तो दूर है, बंगाल तो जाएंगे ना? बंगाल में तो हुमायूं कबीर आपका नाम लेके कह रहे हैं कि हम उनके साथ अलायंस करेंगे, आपके मस्जिद वो बनवा रहे हैं वहां पर।
नहीं, बंगाल के ताल्लुक से जनाब आदिल हसन साहब जो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, युवा नेता हैं बिहार के, जो बदकिस्मती से 350 वोट से बलरामपुर का चुनाव हार के बिहार में, वो गए हैं। वो हम हमारी उनसे बात होगी, फिर हम लोग बैठेंगे। अख्तर उल ईमान साहब जो हमारे बिहार के एमएलए अध्यक्ष हैं, तौसीफ आलम साहब हैं, मुर्शिद आलम साहब हैं, ये तमाम इलाका सटावा है सीमांचल से, बिहार से। तो हम लोग बैठकर फैसला करेंगे, फिर बताएंगे आप। तो हुमायूं कबीर के साथ कोई गठबंधन की बात है आपके दिमाग में? नहीं, अभी अभी पहले हमारी पार्टी में मैंने जिन हजरात का आपके सामने नाम लिया है, हम लोग सब बैठकर बात करके फैसला करेंगे। तो अभी यदि हुमायूं कबीर कहते हैं कि AIM से हम गठबंधन करेंगे, तो इस बात में अभी कोई सच्चाई नहीं है, आप बाद में तय करेंगे? उन्होंने मुझसे सलाम अलैकुम कहा, मैंने उनको वालेकुम सलाम कहा है, अभी भी कह रहा हूं वालेकुम सलाम। तो हम लोग पहले पार्टी में बैठ के बात करेंगे। चलिए एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। एक और जो आपका बयान बहुत सुर्खियों में रहा, वो ये रहा था कि आपने कहा था हिजाब वाली महिला भी देश का प्रधानमंत्री बनेगी। इसकी पृष्ठभूमि क्यों आपने ऐसा कहा? नहीं बाबा, इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, कोई बुरी बात संविधान के खिलाफ तो मैं बात नहीं, संविधान के खिलाफ बात तो नहीं है। और हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक होगा वो देश का प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, सरपंच बन सकता है। शर्त यह है कि उम्र की एक लिमिट बताएगी और वो मेंटली सेन हो, पागल ना हो। तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। अब पाकिस्तान के संविधान में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही समुदाय से आपका ताल्लुक होगा, तभी आप वहां के जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी बन सकते हैं। वो तो हमारा संविधान ऐसा नहीं है। और मेरा मानना यह है कि मेरी जिंदगी में शायद ना हो, मैं इस दुनिया में ना हो, मगर अगर वो होगा इंशाल्लाह, मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है, मेरी दुआएं हैं, वो तो भारत का ही नाम रोशन होगा ना पूरे विश्व में। एक और है कि डोभाल साहब ने कहा कि इतिहास का बदला लेना होगा, ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है। इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? हमें अपने अतीत का बदला लेना है, भारत को फिर से महान बनाना है। हुन्स कहां से आए थे? हुन्स कहां से आए थे? किसने गुप्ता एम्पायर खत्म किया? हाँ, कुछ वो क्वेश्चंस कहां से आए थे बताइए। फिर पुष्पामित्रा संघा से बदला कौन लेगा? और ये तो मैं तो अभी आया नहीं हूं, मुसलमान आई नहीं, इससे पहले जो हो रहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो उड़ीसा की सबसे बड़ी मंदिर है वो बौद्ध समाज की थी, उसका क्या होगा? अच्छा, अगर बदला लेना है तो अंग्रेजों से लीजिए ना, जिन्होंने 30 लाख बंगाल के लोगों को भूखा मार दिया था, उनसे बदला क्यों नहीं लेंगे आप? अब हुन्स आए थे तो वो सेंट्रल एशिया, चाइना से आए थे, उनसे बदला लेंगे आप? जी। अब अच्छा, फिर बदला लेने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर गोडसे का क्या करेंगे, जिसने गांधी की हत्या की थी? उससे बदला कौन लेगा? तो ये अगर आप सेलेक्टिवली आप जाएंगे तो फिर ये तो गलत होगा। और फिर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ जाकर क्या कहा था? प्रधानमंत्री ये भूल गए बाबा कि 1950 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा था, गोलवालकर को कोट करके लिखा था कि महमूद गजनवी के साथ हिंदू लोग, राजा भी थे जिन्होंने सोमनाथ की मंदिर को लूटा। तो प्रधानमंत्री उनका नाम बताए देश को। और बदला लेने की बात अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहे हैं तो किस किस से बदला लेंगे आप? किस किस से बदला लेंगे? कहां कहां जाकर खत्म होगा? सिर्फ ताजमहल बनाने वाले से बदला लेंगे, या फिर जो बुद्धा के स्टैचुओं को तोड़ने वालों से बदला भी लेंगे क्या आप? कहां जाके रुकेंगे? चीन से बदला नहीं ले पा रहे हैं, जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, ऑल वेदर रोड्स बनाकर बैठ गया। डेप्सांग डेमचाक उनके कब्जे में आ गया है बड़ा हिस्सा। 15 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम जा नहीं सकते। और आप उस चीन से कह रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान को 80% हथियार चीन का है, जिसने अपने एयरक्राफ्ट J-10 दिए, जी, पूरा सैटेलाइट इमेज, आप उनसे एक नरम रवैया इख्तियार कर रहे हो, देश को बोल रहे बदला लो। कहां खत्म होगा ये? आखिर ये बदले की भावना क्या है बताइए। कि आपका बदला 6 दिसंबर को इत्मीनान नहीं पहुंचा आपको? चलिए बाबा एक बात बोल रहा हूं आपको, एक सुनिए। जी जी। वीएन धार साहब थे,
आईबी के बड़े ऑफिसर थे, उनकी नवीन किताब दत्त थे। पढ़िए आप। धर ने अपनी किताब में लिखा कि जब वो बीजेपी आरएसएस के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि हम 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, पूछा धर साहब ने, तो कहा कि महमूद गजनवी सोमनाथ को 6 दिसंबर को तोड़ा था। कहां जाके रुकेंगे आप? ठीक है, और एक दो सवाल और रह गए हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत पे आंच आई तो सवाल हिंदुओं से होंगे। एक बाबा बागेश्वर, उन्होंने कहा आरएसएस ना होती तो देश के कई टुकड़े हो गए होते। अब आरएसएस का पहले क्या कहा आपने? आरएसएस भारत पे आंच आई तो सवाल हिंदुओं से होंगे, यानी देश की जिम्मेवारी केवल